लैग्रांजे और डेनियल सेल उपलब्ध ना होने के कारण यहाँ पर मेरे द्वारा जो पिन टॉर्च के सेल होते हैं उनके द्वारा दो प्राथमिक सेल तैयार किए गए हैं। प्रोसेस आप देख सकते हैं जिसे मैं काफ़ी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दो पिन टॉर्च के सेल लेकर एक सेल बनाया गया है और एक सिंगल सेल लेकर दूसरा सेल बनाया गया है। दोनों ही सेलों के जो वोल्टेज हैं वो मैं आपको यहाँ पर मल्टीमीटर के द्वारा चेक करके बता दूंगा कि उनका जो वोल्टेज है वो हमें कितना प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही सेल तैयार कर लिए गए हैं। जो एक सिंगल सेल है उसका जो वोल्टेज है 1.47 वोल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार जो दूसरा सेल है जिसे मैंने दो सेल से तैयार किया है, इसका जो वोल्टेज है हमें प्राप्त हो रहा है 3.05 वोल्ट। तो इस तरीके से दो प्राथमिक सेल तैयार किए गए हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो वीडियो होगा यह कक्षा 12वीं के लिए होगा। प्रयोगों की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की है उसका ये चौथा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि जो पोटेंशियोमीटर है वह किस कार्य हेतु प्रयोग होता है। जो विभव मापी है उसके द्वारा हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। किसी सेल का अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है और साथ ही सेल के आंतरिक प्रतिरोध को भी ज्ञात किया जा सकता है। आज के प्रयोग में हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने वाले हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जो विभव मापी है वह किस तरीके से कार्य करता है तथा उसका सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर एक विभव मापी का फिगर मैंने बनाया हुआ है जिसमें विभव मापी के वायर दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर जो विभव मापी है उसमें 10 वायर लगे हुए हैं। प्रत्येक वायर की जो लेंथ होती है वह 1 मीटर की होती है। तो इस प्रकार से इस विभव मापी में 10 मीटर लंबी वायर लगी है और वायर के एक छोर पर ए टर्मिनल है तथा जो दूसरा छोर है उस पर बी टर्मिनल है। विभव मापी किस तरीके से कार्य करेगा उसके फंक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो विभव मापी होता है उसमें एक बैटरी ए और बी के बीच में इस तरीके से जोड़ी जाती है कि जो ए सिरा है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। साथ में यहाँ पर धारा नियंत्रक लगाया जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर की जोड़ी जाती है और की के पश्चात जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का उसे हम बी से जोड़ देते हैं। तो ये इसका बेसिक सर्किट है, यानी कि प्रत्येक बार इस तरीके का सर्किट पोटेंशियोमीटर में बनता ही बनता है। इसके पश्चात जो ए टर्मिनल है इस टर्मिनल पर हम यहाँ पर सेल लगाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने दो सेल लिए हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 और E2 हैं। यहाँ पर एक 2 वे की लगती है, द्विमार्गी कुंजी। इसका अर्थ ये हुआ कि पहली कुंजी जो होगी इस गैप में यदि हम जोड़ देंगे तो इस कुंजी का कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से हो जाएगा और यहाँ से हटाने के बाद यदि हम इस गैप में की को लगा देंगे तो इस सेल का कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से हो जाएगा। तो इसे द्विमार्गी कुंजी कहते हैं। इसके पश्चात यहाँ सेल के मतलब जिस भी सेल को हम जोड़ेंगे उस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वह गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा सेल का वह जॉकी के साथ जोड़ा जाता है। और उसके पश्चात आप देख सकते हैं जॉकी हम इस वायर के यानी कि जो 10 मीटर की लेंथ है उस पर कहीं भी टच कर सकते हैं और यहाँ पर नल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। विभव मापी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह क्लास 12th के थ्योरी वाले पोर्शन में भी दिया गया है और बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि विभव मापी के द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है या दो सेलों का जो EMF होता है उनकी तुलना किस तरीके से की जाती है। तो इसे अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। वीडियो की लेंथ थोड़ा सा बड़ी हो सकती है लेकिन यहाँ पर हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि विभव मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति क्यों प्राप्त होती है या कैसे प्राप्त होती है।
तो मान लीजिए कि जो यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है, जब हम सेल, एक ही सेल का यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट देखना है, सेल E1 यानी कि जो पहला सेल है उसे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये सेल हमने कनेक्ट कर लिया है। तो अब जो धारा बहेगी इस सेल से गैल्वेनोमीटर के थ्रू यहाँ बहेगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो बैटरी हम इसमें प्रयोग करते हैं, इस बैटरी का जो विभव होता है वह हमेशा इन सेलों के विभव से ज़्यादा होता है। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है, यानी कि विभव मापी वाला प्रैक्टिकल जब भी आप करते हैं, इस बैटरी का विभव इन दोनों बैटरीज के अलग अलग विभव से ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका विभव मान लीजिए 1.5 वोल्ट और इसका 1.2 वोल्ट है, तो ये चलेगा। यहाँ पर 2 वोल्ट है जो कि ज़्यादा है, और यहाँ पर 1.5 वोल्ट और 1.2 वोल्ट है, तो ये ठीक है। इसी तरीके की व्यवस्था यहाँ पर चाहिए। अगर इसका विभव कम होता है तो ये सही तरीके से वर्क नहीं करता है, या यहाँ पर आपको शून्य विक्षेप की स्थिति सही से पता नहीं लगेगी। अब मान लीजिए यहाँ से हमने जो पहली बैटरी है उसे कनेक्ट कर लिया है। जब उसे कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस बैटरी का जो विभव है वह ज़्यादा है, तो जो धारा की दिशा होती है वो हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ होती है। तो धारा इस तरीके से बहेगी, यहाँ से धारा इस तरीके से नीचे की तरफ को आएगी, इस बैटरी से भी तो अभी हमने कनेक्ट E1 को किया है, आप E2 को फिलहाल भूल जाइए, E1 पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ से धारा इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से धारा इस डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ की धारा ज़्यादा है, इसलिए जो परिणामी धारा होगी वह यहाँ से आगे की तरफ बहेगी। तो जो धारा बहनी चाहिए वह इस तरीके से बहनी चाहिए, मैं अलग से पेज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो बहनी चाहिए A से E1, फिर गैल्वेनोमीटर और फिर नल पॉइंट N की तरफ बहनी चाहिए। इस तरीके से आगे की तरफ धारा बहनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए हमने किसी क्षण यहाँ पर इसे कनेक्ट किया है, मान लीजिए ये पॉइंट है जहाँ पर हमने N डैश इसे कहते हैं, यहाँ पर कनेक्ट किया है। इस तरीके से ये डॉट डॉट करके मैंने दिखा दिया, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है। तो इस पॉइंट यानी कि जो A से लेकर N डैश पॉइंट है, इसके बीच में एक विभवांतर सेटअप हो जाएगा। आप जानते हैं कोई भी वायर है, यदि उस वायर की लेंथ में हम आगे बढ़ते हैं तो उन दो सिरों के बीच में एक विभवांतर लग जाता है, तो यहाँ पर ए एन के बीच में विभवांतर होगा। अब कंडीशन देखिए कि जो विभवांतर है इसे मैं नाम दे देता हूँ V1 नाम। मान लीजिए जो ये V1 विभवांतर है उसका मान जो सेल हमने यूज किया है उसके EMF से कम है, यानी कि जो E1 है वह ग्रेटर है V1 से। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये क्षेत्र है यह कम विभव का क्षेत्र बन जाएगा और जो सेल है उसका विभव अधिक होगा। तो आप जानते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस सेल से अब जो धारा की दिशा होगी वो इस तरीके से होगी, यानी कि अगर ये कंडीशन होती है तो धारा की दिशा होगी E1 A और फिर होगी N डैश और फिर कहाँ G आएगा और इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो धारा की दिशा इस तरीके से बह रही है, यानी कि ये धारा की डायरेक्शन हुई जब ये कंडीशन आपके पास आएगी। सेल का विद्युत वाहक बल A और N के बीच में जो विभवांतर है उससे अधिक है, तो दिशा होगी E1 से A से N डैश और फिर G की तरफ। यहाँ देखिए डॉट डॉट करके मैंने दिखाया हुआ। पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए हम किसी अन्य पॉइंट पर एक और डॉट डॉट के साथ मैंने दिखाया, ये N डबल डैश पॉइंट है। अब एक और पॉइंट मैंने लिया, इस टाइम पे इस पॉइंट में जो विभवांतर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं विभवांतर किस किस बिंदु के बीच में, ये जो विभवांतर है ये विभवांतर है A और N डबल डैश के बीच में। इसका जो मान है वो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक है, यानी कि इस टाइम पे जो हमने बिंदु लिया है, हम जॉकी को कहीं पे टच करते हैं और उस बिंदु का नाम हमने दिया N डबल डैश। A से लेकर N डबल डैश के बीच में जो विभवांतर है वह विभवांतर जो सेल हमने प्रयोग किया हुआ है E1 उसके विद्युत वाहक बल से अधिक है। तो अभी उच्च विभव का क्षेत्र ये वाला बन गया और जो सेल है वो निम्न विभव का क्षेत्र बन गया। तो इस टाइम पे जो धारा बहती है
उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहां से होगी, यानी कि एन की तरफ से होगी। तो अभी धारा बहेगी एन डबल डैश से, पहले जी में, फिर E1 में, और इस तरीके से ए में। तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन में जो धारा थी वो इस डायरेक्शन से बह रही थी, इस कंडीशन में धारा इस डायरेक्शन से बह रही है। तो यही है कि विभव मापी में जब हम इधर टच करते हैं और इधर टच करते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन हमें अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त होने चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन प्राप्त होती है तो जो आपका सर्किट है वो बिल्कुल सही है। तो आप समझ सकते हैं जो एन डैश और एन डबल डैश है उसके बीच में कोई बिंदु एन होगा जहां पर धारा का जो मान है, या जो हम विभवांतर कहें, ए से लेकर एन तक का जो विभवांतर होगा। यहां पर एक और चीज आपको समझनी है, यदि मान लीजिए एन पॉइंट पर हमें नल पॉइंट प्राप्त हो रहा है, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए से लेकर एन के बीच जो विभवांतर है वह बिल्कुल बराबर है किसके, सेल E1 के विद्युत वाहक बल के बराबर। यहां पर आपको समझ में आ गई होगी ये चीज। यदि कम था, E1 ज्यादा था, तो करंट फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में सेल से, सेल के पॉजिटिव सिरे से। यदि जो क्षेत्र था ए डबल एन डबल डैश वाला, इसका विभवांतर अधिक था तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ। लेकिन अगर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है तो उस स्थिति में जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सेल है और जो ए से लेकर एन के बीच में विभवांतर सेटअप हुआ है, इन दोनों के मान आपस में बराबर हो गए हैं। तो यही विभव मापी में सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि हमें याद रखना है कि इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति क्यों आती है। इससे एक और चीज क्लियर हो गई कि ए से लेकर एन के बीच में जो लंबाई है, उस लंबाई के द्वारा हमें यह पता लग जाता है कि जो सेल हमने प्रयोग किया है उसका विद्युत वाहक बल उस लंबाई के विभवांतर के बराबर है। अब हम जो विभव मापी है उसके सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और वहां हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो लंबाई है तार की, जो पोटेंशियोमीटर का तार है, उसकी जो लंबाई है वह किस तरीके से विभव मापी के सिद्धांत में प्रयोग की जाती है। विभव मापी का जो सिद्धांत है उसे समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। मान लीजिए एक पानी से भरा हुआ टैंकर है जो कि यहां पर खड़ा, इस पोजीशन में खड़ा है, और यहां से पूरा हमने उसमें पानी भरा हुआ है। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसमें कितना पानी भरा हुआ है। मान लीजिए टैंकर का जो वॉल्व है, यानी कि जहां से पानी बाहर निकलता है, वह खुला रह गया और टैंकर यहां से चलना प्रारंभ करता है। जैसे ही टैंकर 100 मीटर की डिस्टेंस चलता है, उससे हमने काउंट किया, कोई तरीका हमारे पास हुआ, 1000 लीटर पानी जो है गिर गया। फिर अगले 100 मीटर पर फिर से 1000 लीटर पानी गिर गया। फिर अगले 100 मीटर पर 1000 लीटर पानी उससे गिर गया, और इस तरीके से गिरते गिरते लगभग 1 किलोमीटर पर जो ट्रक गया वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गया और उसका पूरा पानी यहां पर जाकर खाली हो गया। अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक 100 मीटर की डिस्टेंस पर उससे जो पानी गिर रहा है वो लगभग 1000 लीटर है। तो यहां से लेकर यहां यानी 1 किलोमीटर तक कितने खाने बनेंगे, इसी तरीके से 10 खाने बनेंगे, 100 100 100 100, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 10 गुणा गया 1000 लीटर। तो उस टैंकर में जो पानी था वह 10,000 लीटर था। ये हमें पता लग चुका है। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया है अब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक वायर है, उस वायर में ये ए सिरा है और ये बी सिरा है। इस सिरे से जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस सिरे से आगे बढ़ने पर विभव का पतन होता रहता है। विभव का पतन का अर्थ ये हुआ कि यहां से हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, किसी बैटरी से हमने से पॉजिटिव वोल्टेज दिया, यहां से नेगेटिव वोल्टेज दिया और इस तरीके से हमने कनेक्ट किया है। तो यहां से जो पॉजिटिव वोल्टेज है उसका पतन होता रहता है। पतन का अर्थ हुआ उसका क्षीण होना, कम होना, तो उसका मान कम होता जाता है। तो मान लीजिए जो ये पूरी लंबाई है उसमें विभवांतर या विभव है भी, और ये जो तार की लंबाई है वह है L।
तो प्रति एकांक लंबाई में, यहां पर एक ध्यान रखना है आपको, एक शब्द प्रति एकांक लंबाई में, जैसे यहां हमने प्रति एकांक लंबाई कितनी ली थी, 100 मीटर ली थी और हजार लीटर कम हुआ था। तो यहां पर प्रति एकांक लंबाई में इसी तरीके से विभव का पतन होता है। जैसे हम आगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, विभव का पतन होता है। तो विभव का पतन कितना होगा प्रति एकांक लंबाई में, उसे इस तरीके से निकालते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये 10 खाने थे और हमारे पास कितना था, 10,000 था, अपॉन 10 करेंगे तो ये 1000 लीटर आ रहा है। तो इसी तरीके से यहां पर टोटल विभवांतर भी है, टोटल लंबाई L है, तो V अपॉन L ये विभव पतन का मान है। ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए ये विभव पतन का मान कितना हो गया, V अपॉन L। तो इस तार में जैसे जैसे हम प्रति एकांक लंबाई में आगे बढ़ते हैं, इसमें V अपॉन L का विभव पतन होता रहता है। अब मान लीजिए हमने कोई सेल प्रयोग किया और यहां पर L1 लंबाई पर हमें नल पॉइंट प्राप्त हो रहा है। नल पॉइंट का मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति हमें L1 लंबाई पर प्राप्त हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक वो पूरा का पूरा विभव का पतन हो चुका है। और मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जहां विभवांतर का मान शून्य विक्षेप देता है, वहां पर वह हमें सेल का विद्युत वाहक बल बताता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सेल हमने प्रयोग किया है, उस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा, विभव पतन कितना था, V अपॉन L, और इंटू कितना हो जाएगा, L1। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जो L लंबाई है, L1 लंबाई, यहां तक का जो विभवांतर है वह विद्युत वाहक बल को निरूपित करता है। इसी प्रकार हम दूसरा सेल प्रयोग करते हैं। उस सेल को प्रयोग करने पर हमें जो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई वह L2 लंबाई पर प्राप्त होती है, यहां से लेकर यहां प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि A से लेकर L2 लंबाई तक जो विभवांतर होगा वह होगा V अपॉन L इंटू L2। तो यह जो सेल होगा, ये मान लीजिए E1 सेल है, यह E2 सेल का विद्युत वाहक बल होगा। तो यहां पर जो V अपॉन L है, ये पोटेंशियोमीटर में जो वायर हम लगाते हैं उसकी क्वालिटी को बताता है। तो V अपॉन L का जो मान है, इसके लिए हम K प्रयोग कर सकते हैं। एक नियतांक होगा, फिक्स मान होगा, क्योंकि जो वायर लिया जाता है वो आइडेंटिकल लिया जाता है, एक समान लिया जाता है, तो उसमें V अपॉन L की वैल्यू हर जगह एक समान होगी, तो हम इसे K कहेंगे। तो इस तरीके से जो E1 है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L1 के, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 के। अब इस समीकरण से हम मान निकालना चाहें तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू हमें प्राप्त हो जाएगा L1 अपॉन L2। और यही सिद्धांत हम ध्यान में रखते हुए दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। जो पोटेंशियोमीटर होता है, उस पोटेंशियोमीटर में एक बार हम E1 सेल इंट्रोड्यूस करते हैं और नल पॉइंट फाइंड करते हैं, उसे हम L1 नाम देंगे। फिर हम सेम कंडीशन के लिए, यानी कि उन्हीं कंडीशन को रखते हैं, यहाँ बैटरी से उतना ही वोल्टेज रखते हैं, तमाम चीजें सेम रखनी है हमने, इसीलिए धारा नियंत्रक लगाते हैं ताकि करंट का जो मान है वह बदले ना। फिर हम E2 सेल को इंट्रोड्यूस करते हैं और नल पॉइंट ढूंढते हैं। मान लीजिए L2 प्राप्त होता है, तो जब L1 हमने फाइंड किया तो उस टाइम पे E1 का जो मान होगा K L1 हो जाएगा। जब हमने L2 प्राप्त किया तो E2 का मान K L2 हो जाएगा। और इन दोनों का यदि हम अनुपात निकालें तो वही इन दोनों का तुलना प्रदर्शित करता है, या इन दोनों के रेशियो को हमें बताता है। तो यही सिद्धांत हम ध्यान में रखने वाले हैं। आइए अब चलते हैं वास्तविक रूप से जो पोटेंशियोमीटर होता है उसे किस तरीके से जोड़ा जाता है, उसमें कौन कौन से एपरेटस प्रयोग किए जाते हैं, उनका इंट्रोड्यूस मैं आपको करवाता हूं, और फिर प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं। और इनको हम प्रूव भी करते हैं कि दो सेल का जो EMF है वह किस रेशियो में हमें प्राप्त हो रहा है। विभव मापी से संबंधित जो भी प्रयोग होते हैं और उनमें जो एपरेटस या सामग्री प्रयोग की जाती है, उन सभी को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है जिसके ऊपर वायर लगी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर जो वायर लगी है वो
10 भागों में लगी है। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर एक स्केल लगा हुआ है जिसमें 0 से लेकर 100 और फिर 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की काउंटिंग की गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो स्केल है वो 1 मीटर का है, तो जो वायर की लेंथ है वह भी 1 मीटर है। तो इस प्रकार से जो पोटेंशियोमीटर है उसमें 10 मीटर लंबी वायर लगी हुई है। इतनी लंबी वायर लेने के पीछे पोटेंशियोमीटर को ज़्यादा सुग्राही बनाना होता है, जिससे इसके द्वारा जो भी मेजरमेंट किए जाते हैं वह बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। साथ में आप यहाँ पर देखिए इसमें 2 टर्मिनल हैं जिनमें मैंने नाम लिखे हैं, ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये मीटर ब्रिज से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल हमने किया था उसी की तरह है, लेकिन वहाँ पर ए और बी जो टर्मिनल थे उनके बीच में केवल 1 मीटर लंबी वायर लगी थी। यहाँ पर जो वायर है वो 10 मीटर की है। और क्यों इतनी लंबी वायर यहाँ पर प्रयोग की गई है, तो कारण मैंने आपको बता दिया है कि इसके द्वारा जो मेजरमेंट किया जाएगा वह बहुत ही एक्यूरेट हमें प्राप्त होगा। साथ ही जब पोटेंशियोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है तो जो पहली वायर है इसमें हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर स्केल आप देखिए इधर की तरफ चलेंगे तो आपको रीडिंग इस तरफ से पढ़नी होती है, यानी कि ए की तरफ से पढ़नी होती है। अब जो दूसरी वायर है, दूसरी वायर में जब हम आते हैं तो जो रीडिंग है वो उल्टे में पढ़ी जाती है, यानी कि जो नीचे का स्केल लगा है इसके हिसाब से आपको यहाँ पर रीडिंग पढ़नी है। तो आप ध्यान रखें, जो पहली वायर है, फिर जो तीसरी है, फिर 5वीं, फिर 7वीं, यानी जो ऑड नंबर में वायर लगी हुई हैं उनमें आपको रीडिंग ए सिरे से पढ़नी है। और जो इवन नंबर यानी सम संख्या 2, 4, 6 इस नंबर में वायर लगी हुई हैं उनमें आपको रीडिंग इस साइड से पढ़नी है, यानी कि जो उल्टा स्केल लगा है उसके हिसाब से रीडिंग को पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर हम धारा नियंत्रक का प्रयोग करेंगे, तो धारा नियंत्रक यहाँ पर लिया गया है। साथ में एक बैटरी का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर मैं बैटरी एलिमिनेटर यूज़ कर रहा हूँ। अमीटर की आवश्यकता नहीं भी है और है भी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अमीटर भी मैं प्रयोग कर रहा हूँ। साथ में यहाँ पर लेग्रांजे सेल और डैनियल सेल प्रयोग किया जाता है, जो कि मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो इनके स्थान पर मैंने ये दोनों ही सेल आपको इंट्रोड्यूस करवाए थे। जो पहला सेल है ये 1.47 वोल्ट का है और इसमें 2 सेल मैंने प्रयोग किए हैं, लगभग दोगुने हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा सेल है इसका वोल्टेज 3.07 वोल्ट हमें प्राप्त हुआ है। तो ये 2 सेल मैं प्राथमिक सेल के रूप में प्रयोग करने वाला हूँ। साथ में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर में जॉकी लगी हुई है। तो कुछ कनेक्शन मैंने प्राइमरी तौर पर ओपन करके रखे हुए हैं, एक एक वायर इनमें कनेक्ट की हुई है। अब जो कनेक्शन है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का ये वाला पार्ट, जो ए और बी वाला पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। कनेक्शन जोड़ने की शुरुआत इस तरीके से करते हैं। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर मैंने एक वायर इससे कनेक्ट की है। इसे सबसे पहले जो अमीटर है उसके पॉजिटिव पार्ट से, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है। अमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ता है किसी भी परिपथ में। ये हमने जोड़ दिया है और इसके पश्चात इसे छोड़ देते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर रियोस्टेट है, रियोस्टेट में हम प्रयोग करेंगे, यानी कि इसे धारा नियंत्रक कहते हैं। तो धारा नियंत्रक में यहाँ पर 3 टर्मिनल हैं, इनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस टर्मिनल को यूज किया हुआ है। तो देखिए जो बैटरी है उसके नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ करंट आएगा, इसके पश्चात यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ आ जाएगा। तो ये जो सेकंड टर्मिनल इसका है, इसका कनेक्शन आपको यहाँ पर जो बी टर्मिनल है पोटेंशियोमीटर पर, इससे कनेक्ट कर देना है। सारे ही कनेक्शन आप बहुत अच्छे तरीके से टाइट कर दें, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर एक साइड का जो कनेक्शन है वो मैंने जोड़ लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो 2 सेल मैंने लिए हुए हैं उनके पॉजिटिव पार्ट को मैंने कॉमन कर लिया है, यानी कि एक साथ कनेक्ट कर लिया है। और साथ ही जो बैटरी से अमीटर के थ्रू वायर आ रही है उसे इसके साथ कनेक्ट कर लिया है। अब इनको अच्छे तरीके से ए टर्मिनल पर हमें अटैच करना है, तो अच्छे तरीके से आप इसको अटैच कर दीजिए।
जो प्राइमरी सेल्स हैं इनके बाद एक टू वे की यहाँ पर कनेक्ट की जाती है, जो कि मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों के जो नेगेटिव टर्मिनल हैं उनसे निकलने वाले कनेक्शन को ओपन रखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, जब हमें पहला सेल जोड़ना होगा तो हम इसे कनेक्ट कर लेंगे, जब दूसरा सेल जोड़ना होगा तो हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो कनेक्शन है अब गैल्वेनोमीटर पर आते हैं। तो यहाँ से जो भी सेल हम कनेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए पहले ये जो छोटा सेल है इसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो आपको ये सेल कनेक्ट करना है जो गैल्वेनोमीटर है उसके नेगेटिव टर्मिनल पर। अच्छे तरीके से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो छोटा वाला सेल है उसे मैंने गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव पोर्शन पर कनेक्ट कर लिया है। अब इसके कनेक्ट होने के बाद जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर आपको जॉकी जोड़ देनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे मैंने यहाँ पर जॉकी जोड़ दी है। तो इस तरीके से आपका जो वायर को कनेक्ट करने का कार्य था वो पूर्ण हो चुका है और जो सर्किट है वह भी पूर्ण हो चुका है। तो ये सर्किट मैंने आपको पहले फिगर में समझाया था। इस तरीके से हमने सर्किट को जोड़ लिया है। एक बार फटाफट आपको कनेक्शन बता दूं, जो बैटरी है उसके पॉजिटिव से अमीटर को जोड़ा, अमीटर के नेगेटिव से यहाँ पर ए कॉमन टर्मिनल है जिस पर हमने दोनों सेल के पॉजिटिव को भी जोड़ा है। साथ में जो बैटरी है उसके नेगेटिव से यहाँ पर रियोस्टेट जोड़ा गया है। रियोस्टेट के दूसरे टर्मिनल से यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर है उसके बी टर्मिनल को जोड़ा गया है। साथ ही जो प्राथमिक सेल हैं उनके नेगेटिव से यहाँ पर टू वे की लगती है, तो टू वे की नहीं है, अभी मैंने केवल एक सेल को कनेक्ट किया है, वो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और जो पॉजिटिव है उससे यहाँ पर जो जॉकी है वो कनेक्ट की जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो सर्किट है कंप्लीट हुआ। अब रीडिंग कैसे लेनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सारे ही कनेक्शन यहाँ पर मैंने जोड़ लिए हैं। पहला जो प्रैक्टिकल है इसमें हम करने वाले हैं कि जो सेल हमने लिए हुए हैं उनके जो ईएमएफ है यानी कि विद्युत भागबल हैं उनको हमें कंपेयर करना है। इसके लिए हमने इस सेटअप को तैयार किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बैटरी है उसे ऑन करते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जो बैटरी है उसका वोल्टेज यहाँ पर जो प्राथमिक सेल हम प्रयोग कर रहे हैं, पहला सेल 1.5 वोल्ट का लगभग है और दूसरा सेल 3 वोल्ट का है। तो इस बैटरी का जो वोल्टेज है इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो वोल्टेज लिया है वह लगभग 4 वोल्ट लिया है। साथ में यहाँ पर जो अमीटर है उसमें रीडिंग आप देख सकते हैं बहुत कम है, 0.2 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। इसमें डिफ्लेक्शन कम है क्योंकि अमीटर हैवी रेंज का है, यानी कि उसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 10 एम्पियर की है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि जो भी कनेक्शन हमने जोड़े हैं वो सही तरीके से जुड़े हैं या नहीं। तो इसके लिए तरीका है, सबसे पहले ए की तरफ टच कीजिए। आप गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देख सकते हैं, अभी जो डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड में है। फिर आप बी की साइड टच कीजिए, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड में है और काफ़ी तगड़ा डिफ्लेक्शन है, देख इसमें आवाज़ भी हो रही है। फिर से एक बार ए की तरफ देखिए, तो बिल्कुल जो हमारे कनेक्शन जुड़े हैं बिल्कुल सही है। पहला सेल हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। तो देखते हैं 1.5 वोल्ट के सेल के लिए जो नल पॉइंट प्राप्त होता है वो कहाँ पर प्राप्त होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप नीचे वाले वायर से आगे बढ़िए, फिर दूसरे वायर पर एक ही साइड डिफ्लेक्शन है, अभी भी उसी साइड डिफ्लेक्शन है, अभी भी उसी साइड है, अभी भी उसी साइड है, अभी भी उसी साइड, अभी भी उसी साइड, अब दूसरी साइड है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन दो वायर के बीच में कहीं आपको मिलने वाला है नल पॉइंट। इस वायर को जब हम टच कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन एक साइड में है। आप वायर देखिए, वायर का जो नंबर है वो 1 2 3 4, तो चौथे नंबर का वायर है जिसमें डिफ्लेक्शन इस साइड को आ रहा है और जो तीसरे नंबर का है उसमें दूसरी तरफ को आ रहा है। तो आप यहाँ पर बैक साइड में आपको जाना पड़ेगा और बैक साइड जाना पड़ेगा। तो कैमरे के साथ मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, तो देखिए तो हमें पता लग चुका है कि जो रीडिंग है वो तीसरे वायर पर मिल रही है। तो लगभग तीसरे वायर को टच करते हुए
ये नल पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 2 वायर कंप्लीट प्रयोग हुए हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 मीटर। अब तीसरे नंबर का वायर है जो कि ऑड नंबर में है, यानी विषम संख्या में है, तो आपको जो रीडिंग लेनी है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लेनी है विषम वायर के लिए। तो यहाँ पर मैं फोकस करता हूँ केवल इस पर। अब इसको आपको देखना है, तो यहाँ पर आपको एक स्केल प्रयोग करना है। केयरफुली इसे यहीं पे रखें, साथ में एक स्केल रखें जिससे कि गलती होने के चांसेस कम होते हैं। और यहाँ पर आप इस तरीके से देखें कि कहाँ पर ये टच कर रहा है। तो लगभग ये एंड है और इस तरीके से। तो अभी हमें जो स्केल देखना है, ऊपर वाला स्केल देखना है, तो यहाँ पर देखिए 82 और 0.5, तो 82.5 है। तो ये जो रीडिंग होगी वो होगी 2 मीटर और 82.5 ये है, तो इसका अर्थ ये हुआ 282.5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। तो इस रीडिंग को फिलहाल रफली कहीं पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रीडिंग को लिख लिया है। 1.5 वोल्ट सेल के लिए जो L1 प्राप्त हुआ या जो लेंथ प्राप्त हुई है वो 282.5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुई, यानी कि 282.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। अब हम दूसरा सेल कनेक्ट करेंगे और फिर से रीडिंग देखते हैं कि कहाँ हमें प्राप्त होती है, या जो नल पॉइंट है वो हमें किस बिंदु पर प्राप्त होता है। तो यहाँ से इस कनेक्शन को अब हटा लेते हैं, और जो ये वाला कनेक्शन है दूसरा वाला, ये है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड प्राइमरी सेल, यानी कि जो दूसरा प्राइमरी सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल है। इसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, और जो पहला सेल है उसे अब हमने कनेक्शन से बाहर कर लिया है। तो यहाँ पर 2A की का जो वर्क है वो इसी तरीके से पूर्ण हो रहा है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारे कनेक्शन हैं इस सेल के लिए वो सही है या नहीं है। तो बैटरी को ऑन किया, वोल्टेज और जो रीडिंग है अमीटर की वो सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को कैमरे के फ्रेम में ले आते हैं। तो यहाँ पर टच करते हैं एक बार, ए को किया बिल्कुल डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ है, और जब बी को किया तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही है। अब गैल्वेनोमीटर को बीच में ले आते हैं, तो दूसरे सेल के लिए रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने के लिए सबसे नीचे वाले वायर से टच करते हुए ऊपर को बढ़िए। तो देखिए पहले वायर को टच किया, एक साइड डिफ्लेक्शन, उसी साइड डिफ्लेक्शन, उसी साइड डिफ्लेक्शन। अब इसमें डिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि बीच में ही नल पॉइंट के अगल बगल हमें प्राप्त हो रहा है। ये नल पॉइंट है, अच्छे तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पर हमें नल पॉइंट प्राप्त हो रहा है, तो ये नल पॉइंट है। ये नल पॉइंट है। तो अब जो जॉकी है उस पर फोकस कर लेते हैं। इस जगह पर जॉकी है और नल पॉइंट हमें प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ से अब आपको ये करना है कि एक स्केल की सहायता से सबसे पहले ये देख लेना है कि ये कौन से नंबर का वायर है। तो यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से दबा के रखें। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 वायर हैं, और 7वें नंबर के वायर पे हमने जॉकी को टच किया है। 7वां नंबर का वायर है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो वायर का नंबर है वो ऑड नंबर है। तो जो हमारी रीडिंग ली जाएगी वो रीडिंग ली जाएगी लेफ्ट से राइट की ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक स्केल आपको रखना है इस तरीके से जॉकी के ऊपर, और उसके बाद रीडिंग लेनी है। तो लगभग सीधा इसको रखना है। तो ये जो रीडिंग है ये प्राप्त हो रही है। लगभग हमें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको, रीडिंग इस तरीके से यहाँ पर रखा और यहाँ से फोकस कीजिए तो 31 है, और लगभग यहाँ मुझे दिख रहा, कैमरे में ना दिख रहा हो, 31.5। तो हमारे पास जो रीडिंग प्राप्त हुई है वह हुई है 6 वायर कंप्लीट थे। इसका अर्थ हुआ 6 मीटर, और राइट साइड को हमने रीडिंग ली है तो
631.5, तो हम इसे लिखेंगे 631.5। तो जो दूसरे सेल के लिए रीडिंग आई वो 631.5 आई है। तो अभी हमने जो प्रैक्टिकल किया उसमें जब हमने E1 सेल को इंट्रोड्यूस किया था जिसकी वैल्यू 1.48 वोल्ट थी, इसमें हमें शून्य विक्षेप की स्थिति L1 प्राप्त हुई 282.5 सेंटीमीटर पर। इसी प्रकार जब हमने परिपथ में E2 सेल को इंट्रोड्यूस किया जिसकी वैल्यू 3.08 वोल्ट थी, उसमें L2 का जो मान यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति हमें प्राप्त हुई L2 बराबर 631.5 सेंटी यानी कि 631.5 सेंटीमीटर पर। जब हम विभव मापी का सिद्धांत प्रयोग करते हैं तो इसके अनुसार E1/E2 बराबर L1/L2 होता है। ये रेशियो मैंने फाइंड किया तो इसकी वैल्यू प्राप्त हुई 0.447। जो वास्तविक मान थे 1.48 और 3.08, इनके द्वारा जब मैंने रेशियो निकाला तो वो रेशियो प्राप्त हुआ 0.4805। तो इनमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये अंतर इसलिए आया क्योंकि एक ही हाथ से कैमरा संभालना और साथ में रीडिंग निकालना, तो उसमें थोड़ी रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो प्रोसीजर है, जो प्रैक्टिकल करने का तरीका है, वो आपको सीखना है और केयरफुली आपको रीडिंग फाइंड करनी है, तो बिल्कुल भी गलती इसमें नहीं होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की, जो कि लगभग बराबर प्राप्त हुई है। यहाँ पर मेरे पास सीमित संसाधन है। मेरा जो उद्देश्य है वो यह है कि आप जो प्रैक्टिकल करने का तरीका है, जो प्रोसीजर है, उसे समझ जाइए, और अगर आपके पास संसाधन है, अच्छे एपरेटस हैं, तो आप और भी रीडिंग इसकी ले सकते हैं। यहाँ पर धारा नियंत्रक में आप मान को चेंज करके यानी कि करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करके आप और रीडिंग भी ले सकते थे, यानी कि E1 E2 के लिए आप और वैल्यूज़ फाइंड कर सकते थे। लेकिन मेरे सामने समस्या ये थी कि 2-वे की नहीं थी, तो बार बार कनेक्शन को जोड़ना और तोड़ना उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने केवल एक रीडिंग ली। लेकिन उम्मीद है आप प्रोसीजर को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और अच्छे तरीके से आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल अपनी स्कूल में कर पाएंगे। थैंक यू।